बताइए, किसी का हुआ है भला आज तक? आपका सर। सर आपका। हाँ, एक्सपेक्टेड होगा सर, रिप्लाई था। होगा। एक्सपेक्टेड। इसीलिए तो पढ़ते हैं ताकि भला हो। अच्छा, चलिए, उम्मीद पर दुनिया खाए हमें। हे भगवान। सर आज का लेक्चर रिकॉर्ड होगा? होगा भाई, हर दिन का ही होता है, क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो जी, किसी ने मिर्जापुर देखी है लगता है रिसेंटली। आईएएस वाईएएस बनो। पांशु। ओम, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी नहीं करा, अभी बच्चे ऐड हो रहे हैं। ऐड हो गए भाई। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अपने आप को म्यूट रखिएगा। और आज हम अपना थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने काफी सारी चीजें करी थी, अगर आपने वो चीजें ढंग से पढ़ रखी हैं तो आज हम उसका कंटिन्यूएशन करेंगे। और क्योंकि इस चैप्टर से काफी चीजें पूछी जाती हैं, तो हम एक यूनिट अपना पूरा कंप्लीट खत्म करेंगे कि अच्छे से आता हो आपको। ठीक है जी, आज का टॉपिक स्टार्ट होगा लॉ ऑफ डिमांड। बहुत सिंपल वे में देखेंगे। यहां एक वर्ड आएगा जिसको मैं नहीं, कोशिश करेंगे कि आप भरें। सबसे पहला एमसीक्यू है, लॉ ऑफ डिमांड गिवन बाय एल्फर्ट Alfred Marshall. मार्शल।
आप अपने आप को म्यूट रखिए, बाद में पूछेंगे। लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि जैसे जैसे, बहुत सिंपल है, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगी वैसे वैसे डिमांड कम होगी। ध्यान से सुन लीजिएगा, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगी वैसे वैसे डिमांड कम होगी, और जैसे जैसे प्राइसेस कम होगी वैसे वैसे डिमांड ज्यादा होगी। मतलब इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो हमारी सिंपल डेफिनेशन ये हो गई। सबसे पहले प्राइस की रिस्पेक्ट हो रही है तो हमें ये जरूर बोलना है अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट। बाकी के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या रहेंगे? कांस्टेंट। और बाकी एलिमेंट्स क्या है? ये हमने कल बात करी है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन। प्राइस को छोड़कर बाकी सारी एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट। इट्स ऑल्सो नोन एज सेट्रिस पैरिबस, कॉमा, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, बस इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि एमसीक्यू आ जाएगा आपका इसमें से। when the price of a commodity increase, then quantity demanded decrease and vice versa। ये आपकी लॉ ऑफ डिमांड की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। इट्स गिवन बाय एल्बर्ट मार्शल। ठीक, अब मेन क्वेश्चन समझ लीजिए ध्यान से। लॉ ऑफ डिमांड इज अ विच टाइप ऑफ कंसेप्ट? कई बार ये पूछता है। तो भाई दुनिया में ना दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, ध्यान से सुनिएगा, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में तो आपको नाम से पकड़ में आ रहा है कि इसमें नंबर्स आएंगे, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 25 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, आपकी सैलरी कितनी है? 1 लाख, नंबर आ रहे हैं। तो इस टाइप के जो कंसेप्ट होते हैं ये क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव क्या है? क्लास में 25 बच्चे हैं, ये क्वांटिटेटिव है, लेकिन इसमें सारे ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इंटेलिजेंसी की बात हो रही है। क्वालिटी, थोड़ा सा वर्ड को समझने की, होता क्या है क्वालिटी? क्वालिटी का मतलब ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत ऑनेस्ट है, ये बहुत ब्लैक है, ये बहुत फेयर है, समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारा जो होता है क्वालिटेटिव होता है। अब क्वालिटेटिव वर्ड यहां पर यूज करेंगे कि क्वालिटेटिव अप्रोच है हमारी थ्योरी ऑफ डिमांड। क्योंकि ना डिमांड, ये जो थ्योरी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड है ना, ये नहीं बोल रहा कि कितना प्राइस बढ़ा कितना डिमांड, फिगर आउट नहीं कर रहा, सिर्फ ये बोल रहा है कि प्राइस अप डिमांड डाउन, प्राइस डाउन डिमांड अप एंड डाउन बता रहा है, सिर्फ ये बिहेवियर बता रहा है। तो इसलिए कौन सी अप्रोच होती है? क्वालिटेटिव, नॉट क्वांटिटेटिव, क्योंकि यहां पर नंबर एग्जिट नहीं करते, फिगर नहीं निकाली जाती, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव अप्रोच। फिलहाल लॉ ऑफ डिमांड में इतना ही रहेगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है? given by Albert Marshall, it shows the inverse relationship between the price and demand and other things keeping constant, and other things is also known as ceteris paribus, and it is a qualitative approach. अब next one is कि भाई हम जब भी इकोनॉमिक्स में कोई लॉ पढ़ते हैं तो तुरंत बाद उस लॉ का हमें पढ़ना होता है फेलियर। हम जब भी इकोनॉमिक्स में कोई लॉ पढ़ते हैं तो हमें तुरंत उसके बाद पढ़ना होता है फेलियर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। फेलियर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, फेलियर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ऑब्लिक, इसको ये भी बोल सकते हैं एक्सेप्शन टू, उल्टा हो गया मामला, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। भाई दुनिया में कई बार ये लॉ फेल होते हैं, पॉइंटों को ध्यान से समझना है, जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको मैं डिस्कस करवाऊंगा, बाकी आप ऐसे भी समझ सकते हैं। कई बार क्या होता है, दुनिया में प्राइस और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप चालू हो जाता है। मतलब कहने का सिंपल भाषा में ये होता है कि प्राइस बढ़ना शुरू होती है और डिमांड भी बढ़ जाती है, उल्टा प्रोसीजर चालू हो जाता है। जबकि लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ रहा है तो बेटा डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन नहीं, उल्टा हो गया मामला। प्राइस बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, उल्टा है, ग्राफ होगा अपवर्ड स्लोपिंग। फेलियर के केस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हेन द लॉ ऑफ डिमांड फेल द डिमांड कब विल बी, तो आपको तुरंत टिक करना है अपवर्ड, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। ध्यान से देखिएगा, इतनी प्राइस पे इतनी डिमांड, प्राइस बढ़ी, अरे भाई ये क्या हुआ, प्राइस बढ़ी और डिमांड भी बढ़ गई। इस टाइप का कंसेप्ट है। तो अब ऐसी चीजें होती कहां कहां पर है, हमें वो पॉइंट ऑब्जर्व करने हैं कि कहां कहां ऐसा देखने को मिलता है। नंबर 1, एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। शेयर मार्केट,
शेयर मार्केट के अंदर लॉ ऑफ डिमांड टोटली फेल हो जाता है। आप अपने आप को इमेजिन करो, ज्यादा दूर मत जाओ। आप कौन सी कंपनियों के शेयर्स मार्केट में खरीदेंगे? जिन कंपनियों के शेयर्स के रेट डे बाय डे कहां जा रहे होंगे? ऊपर। रेट ऊपर, पब्लिक उस शेयर्स की डिमांड भी क्या करेगी? बढ़ाएगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो लॉ ऑफ डिमांड फेल इन शेयर मार्केट। पहला पॉइंट, ठीक है जी। खुद दिमाग लगाओ, वो शेयर थोड़ी खरीदोगे जो नीचे जा रहे हैं रेट। अरे भाई ये तो मर रही है कंपनी, इसको क्यों खरीदे? जिसके रेट ऊपर जा रहे होंगे हम उसकी डिमांड बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इमरजेंसी कंडीशन। ऑब्जर्व करते रहिएगा पॉइंटों को। इमरजेंसी कंडीशन। चलिए जी, लॉकडाउन की बात कर लेते हैं। इमरजेंसी कंडीशन थी एक, और भी इमरजेंसी कंडीशंस हो सकती हैं, वॉर्स वगैरह हो सकता है, ठीक है। ऐसे पीरियड में क्या होता है? वॉर वगैरह होता है या जो भी होता है, या लॉकडाउन मान लीजिए, ऐसे पीरियड्स में प्राइसेस क्या होती है प्रोडक्ट्स की? सर बढ़ती हैं। सैनिटाइजर्स वगैरह के रेट्स क्या हो गए थे उस पीरियड में? इमरजेंसी कंडीशंस में रेट बढ़ रहे थे और डिमांड भी पब्लिक क्या कर रही थी? सर बढ़ा रही थी। तो प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। तो इमरजेंसी कंडीशन में भी लॉ ऑफ डिमांड टोटली क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक, दो पॉइंट आपको बहुत बेसिक तरीकों से अपने आसपास ऑब्जर्व करके आप इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट होता है सोशल स्टेटस गुड्स ऑब्लिक, इसको ये भी बोल सकते हैं कॉन्पिक्यूटिव गुड्स। भाई देखो, तुम सारे यंग जनरेशन के लोग हो तो तुम्हें ज्यादा बेटर पता होगा ऐसे सोशल स्टेटस की चीजें जो होती हैं। हमारा आईफोन हो गया, तुम्हारा डायमंड्स, इंपोर्टेड गाड़ियां, लाइक दिस। भाई इन सब चीजों के रेट्स ऑल द टाइम मार्केट में क्या रहते हैं? जो सोशल स्टेटस की चीजें होती हैं हमारी, हाई। ऑल द टाइम इन चीजों के रेट्स क्या रहते हैं? हाई रहते हैं। और डिमांड भी ऑल द टाइम क्या रहती है इन चीजों की? हाई रहती है। 13 नंबर सीरीज आई, अभी वेट कर रहे हैं पब्लिक, 14 नंबर सीरीज आएगी आईफोन की। प्राइसेस हाई हैं, डिमांड भी हाई है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हम इसलिए लेते हैं ताकि इससे हमारा स्टेटस पता चले, देख मैं कितना अमीर हूं, मैं आईफोन चलाता हूं, हर सीरीज का आईफोन चलाता हूं, या समथिंग लाइक दिस। इंपोर्टेड गाड़ियां लोग विदेशों से मंगवाते हैं, प्राइसेस हाई है, फिर भी डिमांड ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये हमारे स्टेटस को शो आउट करती है। तो जिन प्रोडक्ट पे स्टेटस सिंबल होता है उन चीजों पे लॉ ऑफ डिमांड पास नहीं होता, फेल हो जाता है, क्योंकि प्राइस बढ़ने पर भी पब्लिक इसकी डिमांड हाई रखती है ऑल द टाइम। ठीक, नेक्स्ट 3 पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं। इमरजेंसी कंडीशन, शेयर मार्केट, सोशल स्टेटस गुड्स। 5वां पॉइंट इसका बहुत डीप होगा, तो हम पहले बेसिक वाले पॉइंट्स को खत्म कर रहे हैं। ये आपके किसी टेस्ट में था, बेंडवन इफेक्ट। इसमें ना आप एक शब्द को याद रखिएगा, काफी सारे गेम्स होते हैं वैसे तो, लेकिन आप समझ लीजिएगा गोल्फ को, जो गेम होती है इसके ऊपर है ये। भाई मैं बता रहा हूं आपको, सबसे अमीर खेल माना जाता है, अगर आपको पहले से पता हो या ना पता हो। अपने भारत में क्रिकेट चलता है, हॉकी चलता है, जो भी है, लेकिन सबसे महंगा खेल जो माना जाता है वो गोल्फ को माना जाता है। गोल्फ के केस में इसकी एसेसरीज, इक्विपमेंट्स, बहुत सारे बड़े बड़े लोग ही खेलते हैं इसको। कई सारी पिक्चर वगैरह में आपने देखा होगा, उनका पूरा गोल्फ कार्ड होता है अपना खुद का, ठीक है, करोड़ों का, वो लेके उस पर खेलते हैं जस्ट फॉर शौक, अपना स्टेटस। हम में से किसी ने नहीं खेला होगा, क्योंकि हम एक एवरेज लोग हैं, तो हमारा कोई ऐसा शौक नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि गोल्फ खेलने के लिए हम लाखों रुपया खर्च कर दें। प्राइजेस हाई हैं इस गेम की, फिर भी लोग इसकी डिमांड ऑल द टाइम क्या रखते हैं? हाई रखते हैं। बड़े बड़े आपके बुक्स में लिखा हुआ है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट पर्संस, ये सभी लोग इसको खेलते हैं बेसिकली, क्योंकि उनके पास अंधा पैसा होता है। सीधी भाषा में प्राइसेस हाई हैं इन प्रोडक्ट्स की, इनकी एसेसरीज की, इस गेम की, और डिमांड भी क्या रहती है? हाई रहती है। तो ये 4 पॉइंट्स हमने समझे। अब आते हैं इसके 5वें पॉइंट पे, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। इमरजेंसी कंडीशंस, शेयर मार्केट, ठीक है जी, सोशल स्टेटस और बेंडवन इफेक्ट यानी कि गोल्फ। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन होगा, GIFFEN, ग्रिफिन गुड्स। सबसे पहला MCQ गिवन बाय सर रॉबर्ट गिफिन। इस भाई साहब ने अपने नाम के ऊपर ही इसको रखा है, सर रॉबर्ट ग्रिफिन ने इसको अपने नाम के ऊपर ही रखा हुआ है। इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन करी, सबसे पहले आप शॉर्ट में समझ लीजिए। वॉर पीरियड था, और अभी 2 मिनट पहले क्लियर करवाया, वॉर पीरियड इज द इमरजेंसी कंडीशन। तो ऐसे पीरियड में हमारा जो है प्राइस बढ़ता है और डिमांड भी क्या होगा? बढ़ेगा।
प्राइस बढ़ेगा और डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा। अभी समझेंगे, बहुत बारीकी से रहना, कहना यार ये डीप है इसलिए लास्ट में कर रहे हैं। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, लेकिन इस केस में अगर कल पढ़ा था हमने इनकम बढ़ेगी तो इस केस में पब्लिक गिवन गुड्स की डिमांड जो है कम कर देगी। अब इस बात को एक लॉजिकल एग्जांपल से समझना है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। वॉर पीरियड था और हमारे सर रॉबर्ट ग्रिफिन ने इसको ऑब्जर्व करा सबसे पहले लंदन के अंदर। उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन करी लो वेज रेट वर्क लेबर के ऊपर। वहां पर उन्होंने कुछ फैक्ट्री में काम करने वाले लो सैलरी वाले वर्कर्स थे, उनके ऊपर ये रिसर्च करी और वॉर पीरियड चल रहा था वहां पर। उन्होंने देखा कि इकोनॉमी के अंदर दो चीजें हैं, एक है ब्रेड है और एक चिकन है। यही लिखा हुआ है बुक में, आप इसको 2 मिनट में समझ लीजिए। और अगर आप नहीं भी समझना चाहते तो आप इतना याद रख लीजिए, प्राइस और डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है गिवन गुड्स। प्राइस बढ़ता है तो गिवन गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है। इतना भी रखोगे तो काम चल जाएगा। पर लॉजिक पे ध्यान देते हैं। ब्रेड चिकन, भाई वॉर पीरियड में पहले ये 10 रुपए का पैकेट बिक रहा था प्राइस जो था, और ये 100 रुपए का पैकेट था। वॉर पीरियड है, जैसे कि लॉकडाउन लगा था तो भैया प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो वॉर पीरियड की वजह से 50% प्राइसेस अप हो गई। तो 10 वाला पैकेट 15 का हो गया और 100 वाला चिकन 150 का हो गया। तो आप बुद्धि का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लीजिएगा बहुत आराम से। पब्लिक इस टाइम पे ब्रेड ज्यादा खरीदेगी, प्राइस बढ़ा ब्रेड का, लॉजिक बता रहा हूं, और डिमांड भी बढ़ा ब्रेड का। तो ब्रेड जो है वन काइंड ऑफ गिफन गुड्स है। गिफन का मतलब बहुत ही घटिया, तो चिकन के कंपैरिजन में ब्रेड बहुत ही घटिया प्रोडक्ट होता है। तो इसका प्राइस बढ़ा और डिमांड भी बढ़ा। क्यों? देखो, चिकन के पैकेट पे हमारे एक्स्ट्रा जाएंगे 50 रुपए, तुम और मैं अवॉइड करेंगे भाई, क्योंकि सिचुएशन चल रही है वॉर की, काम धंधा है नहीं, लॉकडाउन। पुरानी सेविंग्स से हम अपने आप को जिंदा रख रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। तो हम लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करने की कोशिश करेंगे। भाई देख, ब्रेड खाते हैं, 5 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं और अभी काम नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया। ये रहा जो ऊपर बताया था, तो इट इज अ गिवन गुड्स। ब्रेड इस केस में गिवन गुड्स होता है, जो उन्होंने रिसर्च करके बताया। अब धीरे धीरे करके लॉकडाउन हट रहा है, वॉर हट रही है, तो भाई क्या सिचुएशन है ध्यान से समझना। इनकम बढ़ेगी हमारी धीरे धीरे करके, इनकम बढ़ी, हम ब्रेड खाना बंद कर देंगे, अब हम चिकन पे जाएंगे। तो इनकम बढ़ी, ब्रेड नहीं लेंगे, तो इनवर्स रिलेशनशिप ये ऊपर बना हुआ है, तो गिवन गुड्स। क्लियर? ये गिवन गुड्स है, और गिवन गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप ग्राफ जो होगा अपवर्ड होगा, जैसे कि हमने बोर्ड पे पहले ही बनाकर रखा हुआ है। चलिए, इतना होने के बाद लगभग हमारा डिमांड का एक क्वेश्चन रह जाएगा, देन डिमांड पूरा खत्म हो जाएगा, देन हम इलास्टिसिटी पे कॉन्सेंट्रेशन करने चलेंगे। चलिए थोड़ा सा फटाफट से बता दीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जल्दी से बोलिए, लॉ ऑफ डिमांड इज अ विच टाइप ऑफ एक्टिविटी? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। इट शोज, सॉरी किसी ने क्वांटिटेटिव बोला है, क्वालिटेटिव। इट शोज द डैश टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। इनडायरेक्ट। इनवर्स, इनडायरेक्ट या नेगेटिव, तीनों वर्ड यूज हो सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड इज गिवन बाय, देन हम फेलियर पे डिस्कस करने आए, तो एक मिनट, फेलियर के केस में जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा? बिकॉज इट शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, राइट? डायरेक्ट। प्राइस एंड डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन। अब ऐसे हमने 5 पॉइंट डिस्कस करे हैं बेसिकली, ठीक है? तो पहले पॉइंट का नाम शेयर मार्केट। शेयर मार्केट, दूसरे पॉइंट का नाम इमरजेंसी कंडीशन, तीसरा पॉइंट, स्टेटस सिंबॉलिक गुड। और फिर तुम्हारा चौथा पॉइंट बैंडेबल जहां पे गोल्फ का एग्जांपल आया था, एंड फिफ्थ और लास्ट इज गिवन गुड्स। इट्स गिवन बाय इस केस के अंदर जो हमारा रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में, वो कैसा है? डायरेक्ट। और क्या कहते हैं आपका इनकम के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स। क्लियर हो गया? चलिए अब हम, हाँ, इनडायरेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, और आप म्यूट कर लीजिए, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाई डज द पीपल बाय मोर गुड्स when the price falls? और OR करके इस क्वेश्चन को हम ये भी बोल सकते हैं, why does the
डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड। देखिएगा, सुनिएगा, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि बेटा लोग जो है प्राइस कम होने पे डिमांड ज्यादा क्यों करते हैं। हमने ना कल से मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था, आप मेरे को बार बार एक पॉइंट बोलते जा रहे थे कि हाँ सर प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, लेकिन अब क्वेश्चन के आगे एक वर्ड मेंशन हो गया है कि वाई, ऐसा क्यों होता है कि प्राइस कम होने पर पब्लिक डिमांड ज्यादा क्यों करती है। उस बात के लॉजिक्स डिस्कस करने हैं आपको, ठीक है। पहला लॉजिक नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा जितना ज्यादा, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि हम लिख लिख के बुक रीडिंग से सीखें। एडिशनल कंज्यूमर्स या एडिशनल बायर्स, प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ने का पहला रीजन होता है एक्स्ट्रा कंज्यूमर्स, ठीक है। बहुत बेसिक और छोटा सा एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए मार्केट में कोई सॉफ्ट ड्रिंक आती है 100 रुपीज की 200 ml, ध्यान से सुनिएगा, 100 रुपीज की 200 ml बोतल आती है। तुमने और मैंने आज से पहले कभी वो बोतल कंज्यूम नहीं करी, क्योंकि आपकी और मेरी, हम सब की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 200 ml के लिए हम 100 रुपए पे कर सकें। तो भैया तुमने और मैंने एक सिंपल सा काम करा कि बाजार में क्या हुआ, अचानक से प्राइस हो गई कम। क्वेश्चन में मेंशन है प्राइस फॉल, क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं आप। प्राइस फॉल हो गया तो यार तुमने और मैंने आज से पहले कभी ये बोतल पी नहीं है, तो हमने क्या करा, चल यार आज पी के देखते हैं। मान लीजिए वो बोतल हो गई 70 रुपीज की, 100 to 70, चल यार आज पी के देखते हैं कैसी है टेस्ट में। पहले तो 100 की थी, चल सस्ती हो गई, अब तो अफोर्ड कर सकते हैं, 30 रुपए डाउन हो गए, तो तुम सबने खरीद ली। तो भाई नए कस्टमर क्या हो गए उस प्रोडक्ट के साथ, अटैच। डिमांड क्या हो गई, ज्यादा। प्राइस क्या हुआ, कम, क्योंकि नया कस्टमर जुड़ गया जो पहले उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। आपके मॉड्यूल में यही लाइनें लिखी हुई है, जो पहले उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था अब वो उसके लिए अफोर्डेबल हो गया, तो डिमांड बढ़ गई। अब थोड़ा सा दिमाग को तेज चलाओ, हल्का सा, जो 100 रुपए पे पब्लिक पीती थी ऑलरेडी, 70 पे वो भी पीना क्या कर देगी, थोड़ा सा ज्यादा, कि भाई सस्ता पड़ रहा है। तो ओवरऑल डिमांड का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा कस्टमर जुड़ गए और पुराने वालों ने भी खरीदना ज्यादा कर दिया। तो एक रीजन तो ये निकलता है कि भाई इस वजह से, ठीक। रीजन नंबर 2 कि प्राइस कम होने पे ज्यादा डिमांड क्यों होती है, ध्यान दीजिएगा, इनकम इफेक्ट। यहां पर इनकम नहीं बढ़ती, इनकम इफेक्ट की बात हो रही है। इनकम इफेक्ट के अंदर इस केस में प्राइस कम होने से हमारी परचेज पावर इज कॉल्ड रियल इनकम। ध्यान देना, ऑप्शन में कई बार होता है, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान देना। परचेज पावर को हम रियल इनकम भी बोलते हैं, परचेज पावर को रियल इनकम भी बोला जाता है। प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ने का एक रीजन ये होता है कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। चलिए बहुत सिंपल वे में बातें करते हैं। आप सब लोग रोज सुबह जब कोचिंग के लिए निकलते हैं या किसी भी क्लास के लिए निकलते हैं, तो घर वाले आपको रोज पॉकेट मनी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 40 रुपए, और आप सब लोग आइसक्रीम खाने का शौक रखते हैं। इमेजिनेशन करिए, 10 रुपए की एक आइसक्रीम है, आप कितनी क्वांटिटी खरीदने में सक्षम है, 4 की डिमांड आप कर सकते हैं मार्केट में जाके। अचानक से क्या हुआ, आपको पॉकेट मनी तो फादर से 40 रुपए ही मिलती है रोज की घर से निकलते हुए, आइसक्रीम जो है उसका रेट जो है वो कम हो गया, 8 रुपए की एक हो गई। क्वेश्चन में मेंशन है ऊपर फिर से प्राइस क्योंकि फॉल हुआ, 10 से 8 की हो गई आइसक्रीम। अब आप 40 रुपए में 5 क्वांटिटी खरीद सकते हैं, पहले 4 खरीद पा रहे थे, अब 5 खरीद रहे हैं, एक क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई। उसी पैसों में आपने एक यूनिट ज्यादा खरीद ली, क्योंकि रेट्स कम होने की वजह से ये जो है आपकी परचेस पावर, इसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए पब्लिक खुश होती है चीजों के रेट जब कम होते हैं कि भाई हम ज्यादा खरीद पाएंगे, हमारी परचेस पावर बढ़ गई, हमारी रियल इनकम बढ़ गई। परचेस पावर मींस रियल इनकम। 2 रीजन हमें समझ में आ गए कि प्राइस कम होने पे पब्लिक डिमांड ज्यादा क्यों करती है, क्योंकि भाई एक तो एडिशनल कस्टमर जुड़ता है उसके साथ, और दूसरा इनकम इफेक्ट आ जाता है कि हमारी परचेस पावर बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्या होगा पॉइंट नंबर 3, उसको डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है हमारा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। देखो जी, अब कल पढ़ाया गया सब्स्टिट्यूट गुड्स, टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोक, समथिंग लाइक दिस, ये है। अब यहां पर कैसे हुआ, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत फनी वे में, ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रह सके। आप जितने भी लोग हैं, इमेजिनेशन करिए, आप सबके घर वालों ने आपको एक जॉब दे रखी है, बिल्कुल छोटी सी जॉब, कि रोज रात को जब आप विद द फैमिली बैठते हैं डिनर करने, तो आप
कोक पीते हैं उस पे डिनर में, फॉर इमेजिनेशन कि रोज एक फैमिली पैक कोक आता है 2 लीटर का आपकी फैमिली में। ये जॉब आपको दी गई है कि जा बेटा 90 रुपीज रोज देते हैं घर वाले, जा लेकर आ। तो आप 1 लीटर 2 लीटर की कोक लेकर आते हैं, देन डिनर में सब मिलके पीते हैं उसको। ये आपका रोज का रूटीन है, ठीक है जी। क्या लेकर आ रहे हो आप? कोका कोला। अब सुनिएगा, एक दिन आप दुकान पे गए, 90 रुपए का रोज का टारगेट था, और आप गए और आपने बोला भैया कोक देना। दुकानदार का आया सामने से, बेटा आज ना कोक नहीं है, पेप्सी है, 80 रुपीज की है, वो दे दूं? 80 रुपीज की मिल रही है 2 लीटर पेप्सी, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। आप तुरंत यस बोलोगे उसको, नो बोलने का चांस ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोक की जगह पेप्सी यूज हो सकती है। इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ईच अदर। ये हमने कल पढ़ा था, डायरेक्ट रिलेशनशिप, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये कल की क्लास है हमारी। तो तुमने ले लिया, अब आपके पास सेफ हो गए 10 रुपए। ध्यान से समझिएगा, मैंने जितना ऑब्जर्व करा है ना रियल वर्ल्ड में, कोई एक आधी पब्लिक होती है जो इस 10 रुपए को आराम से घर ले जाती है और सेव कर लेती है। मैंने जितना नोटिस करा है, वो बंदा देखता खुशी से कि अरे भाई 10 रुपए बच गए, वही काम हो रहा है, वो इधर उधर देखता है और कोई चिप्स, टॉफी, चॉकलेट, कुछ भी मार्केट से एक्स्ट्रा परचेज कर लेता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल चल रहा होता है उसके दिमाग में, यार मैं तो 90 रुपए की बोतल 10 बज गए, चलो कुछ ले लेते हैं। तो एक्स्ट्रा डिमांड हो गई, प्राइस कम, और आपको दिख रहा है डिमांड इस 10 रुपए से बढ़ गई। तो एक रीजन ये भी है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब एक प्रोडक्ट दूसरे के कंपैरेटिवली, कोक जो है वो पेप्सी जो है वो कोक के कंपैरेटिवली सस्ती हो गई, तो मार्केट में डिमांड का लेवल बढ़ गया, क्योंकि लोगों के पास कुछ पैसे सेव होना शुरू हो गए, लोगों ने उससे एक्स्ट्रा डिमांड करना शुरू कर दी। 3 हो गए हमारे। पहला पॉइंट एडिशनल कंज्यूमर्स, दूसरा पॉइंट इनकम इफेक्ट जिसमें हमारी परचेज पावर बढ़ गई, और फिर हमारा आया चौथा पॉइंट। ध्यान से समझिएगा चौथे पॉइंट को, लॉ ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर में भी है ये, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जिस अब तक तो वैसे सबने पढ़ाई कर ली होगी, ये लॉ भी हमारा एल्फर्ट मार्शल का है। ये लॉ ये बोलता है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते जाते हैं, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो डे बाई डे क्या होती रहती है, कम होती रहती है। तो कस्टमर प्राइस कम होने पे डिमांड इसलिए भी ज्यादा करता है। चलिए इसके लिए ना हम एक सीजनेबल एग्जांपल करते हैं, आपको डीपली समझ में आ जाएगा। कुछ सीजनेबल वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे गाजर मान लेते हैं, कैरेट। जब वो इनिशियली मार्केट में आती है, उसकी प्राइस जो है बहुत हाई होती है, हम उसको कम खरीदते हैं क्योंकि हम इतना पे नहीं कर सकते। 100 रुपीज केजीज होती है, ऐसे समथिंग लाइक। कुछ दिनों के बाद, ये हम किसी को पता होगा, कुछ दिनों के बाद उसकी प्राइसेस जो है वो बहुत तेजी से कम हो जाती हैं, तब हम उसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं, प्राइस कम ज्यादा खरीद रहे हैं, जबकि उससे मिलने वाली यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, कम हो रही है। तो ये कस्टमर का बिहेवियर है कि ज्यादा तभी खरीदता है जब प्राइस कम होता है, और उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी क्या हो जाती है, उसको कम हो जाती है। तो बेटा क्वेश्चन ना इस टाइप में ये तीनों ऑप्शंस डाल देता है, और चौथा ऑप्शन होता है ऑल द अबव, कि व्हाई डज द डिमांड कभी डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ऐसे ऑप्शंस होते हैं एडिशनल कस्टमर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, डी ऑप्शन इज ऑल द अबव, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। तो आपको ध्यान से देखना, ये 4 रीजन होते हैं जिसकी वजह से प्राइस कम होने पर डिमांड ज्यादा होती है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, फटाफट से इसके बारे में थोड़ा सा मेरे को बताइए, क्योंकि डिमांड की थ्योरम खत्म हो गई है, इलास्टिसिटी करेंगे इसके बाद। जल्दी से बताइए। सबसे पहले पब्लिक प्राइस कम होने पे डिमांड ज्यादा जो करती है, उसका पहला रीजन क्या होगा? एडिशनल कंज्यूमर, जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहा था वो अफोर्ड कर पा रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जांपल है। पॉइंट नंबर 2, इनकम इफेक्ट है। इनकम इफेक्ट में क्या बढ़ता है हमारा? परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। परचेसिंग पावर इज ऑल्सो नोन एज रियल इनकम। एंड देन थर्ड पॉइंट, इसमें हमने कोक और पेप्सी और कुछ पैसा सेफ हो गया हमारा। ठीक है जी। उसके बाद चौथा पॉइंट आया हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स, देन मार्जिनल यूटिलिटी फॉलिंग। जैसे आप सीजनेबल वेजिटेबल का एग्जांपल रख सकते हैं, प्राइस कम होने पर ही उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं। ठीक है जी। चलिए अब हम नेक्स्ट में चलते हैं और नया टॉपिक देखते हैं इसका, इलास्टिसिटी का, इसी यूनिट का। तो म्यूट हो जाइए और फटाफट देखिए। देखिए जी, इसके बाद टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ध्यान से समझना, ये भाई साहब भी गिवन बाय हैं एल्फ्रेड मार्शल।
बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करना कि ये टॉपिक क्या बोलता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका जो ऊपर हेडिंग है वही इसका मीनिंग देगा। यहां लिखा हुआ है प्राइस। प्राइस के चेंज होने से किसमें चेंज आएगा? डिमांड में। इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब होता है, आप ऐसे याद रखिएगा जैसे मैं स्ट्रेच कर रहा हूं, इलास्टिक मतलब स्ट्रेचेबल होना, फ्लैक्चुलेट होना, कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया है, मतलब प्राइस कितना परसेंट चेंज हुआ और उसकी वजह से डिमांड कितना परसेंट चेंज हुआ। अगर प्राइस 10% चेंज हुआ है तो डिमांड कितना परसेंट चेंज हुआ, अगर प्राइस 20% चेंज हुआ है तो डिमांड कितना परसेंट फ्लैक्चुलेट हुआ। इस कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थोड़ा सा बारीकी से फर्क समझ लीजिए, डिमांड में सिर्फ इतना था, वन अप वन डाउन, वन डाउन वन अप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, क्वालिटेटिव अप्रोच। बट ये जो है ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है, यहां पूरा मेजरमेंट होगा, पूरा मेजरमेंट होगा कि 20% अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कितना परसेंट बढ़ रहा है भाई, ये बताओ। तो ये सारी पूरी परसेंटेज की बातें होंगी यहां पर। तो सिंपल डेफिनेशन ये कंडक्ट हो सकती है इसकी, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ, पूरा माप निकालेंगे हम यहां पर, मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बेटा किसकी वजह से चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड? ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये है भाई कंसेप्ट, ठीक है। अब 3 वर्डों पे फोकस रखना यार, बहुत बारीकी से एमसीक्यू मिलते हैं जो आपके सही हो जाए इस चैप्टर के अंदर। अगर मान लीजिए प्राइस चेंज हुआ किसी प्रोडक्ट का 2% और क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गया 5%, ठीक है, तो इट इज अ केस ऑफ, पहले मैं एक एक करके समझा रहा हूं, इलास्टिक। इट इज अ केस ऑफ इलास्टिक। इलास्टिक मतलब ऐसे इमेजिनेशन करिए जैसे मैं कर रहा हूं अपने हाथों को, स्ट्रेचेबल होना, कितना ज्यादा स्ट्रेच होता है, क्योंकि प्राइस 2% और डिमांड उससे ज्यादा स्ट्रेचेबल होगा, इसलिए क्या कॉल्ड होगा? इलास्टिक। एक बार फिर से देखिए, प्राइस चेंज हुआ 20%, डिमांड चेंज हो गया 21%। अब भी ये केस क्या है? इलास्टिक, क्योंकि प्राइस से रिस्पेक्ट क्या है? ज्यादा। एक और देख लीजिए जल्दी से, प्राइस चेंज हुआ 15%, डिमांड चेंज हुआ मान लीजिए 15.5। अब भी ये केस इलास्टिक है क्योंकि प्राइस से जो रिस्पेक्ट है वो ज्यादा है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। अब सुनिएगा, इलास्टिक की बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है यार, आप खुद टेक्निकल तरीके से चीजें बनाइए। आपको दिख रहा है कि इलास्टिक के केस में डिमांड के सेक्शन में ज्यादा चेंज हो रहा है, डिमांड के सेक्शन में ज्यादा चेंज हो रहा है, तो डेफिनेशन ये बन गई भाई, आप खुद कंडक्ट करो। व्हेन द प्राइस when the percentage change in quantity demanded, when the percentage change in quantity demanded is more than percentage change in price is called elastic. अब ध्यान से सुनिएगा, अगर प्राइस चेंज हुआ 20%, डिमांड चेंज हुआ 15%, प्राइस के मुकाबले रिस्पेक्ट कम है, इन इलास्टिक है भाई, ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं आ रहा। प्राइस चेंज हुआ 5%, डिमांड चेंज हुआ 4.5, दिख रहा है आपको, प्राइस के रिस्पेक्ट में डिमांड का रिस्पेक्ट जो हुआ है, स्ट्रेच जो हुआ है, वो कम हुआ है। प्राइस चेंज हुआ 50%, डिमांड चेंज हुआ 49%, अब भी रिस्पेक्ट कम है, तो इन इलास्टिक। इस केस में प्राइस के सेक्शन में ज्यादा चेंज है तो इसे बोलेंगे इन इलास्टिक। अब इसकी डेफिनेशन, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट्स कॉल्ड inelastic. When the percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price, it's called inelastic. Elastic, inelastic, प्राइस के रिस्पेक्ट में ज्यादा फ्लैक्चुलेट होना, इलास्टिक कम होना, inelastic। अब यार एक प्रोबेबिलिटी ये भी है, ध्यान से समझिएगा, एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि दोनों ही सेक्शन में इक्वल चेंज हो, दोनों ही सेक्शन में इक्वल चेंज हुआ। प्राइस में चेंज 2%, डिमांड में चेंज 2%, प्राइस में चेंज 20%, डिमांड में चेंज 20%, ठीक है जी। ना तो ग्रेटर हो रहा है ना लेसर हो रहा है, दोनों सेक्शन में इक्वल है, इट्स कॉल्ड यूनिटरी, इट्स कॉल्ड यूनिटरी। तो व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट्स कॉल्ड यूनिटरी।
इंडस्ट्री। ठीक है, ये वर्डिंग और ये डेफिनेशंस, एल्फर्ट मार्शल और ये मेजरमेंट, इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के मेथड्स की, इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने की, जो आपको कई प्रकार के बुक के पीछे भी दे रखे हैं और क्वेश्चंस अवेलेबल करवाता है। सुनिएगा, मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले वाले भाई साहब का नाम है, अवेयर रहिए, एमसीक्यू है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। भैया इसको OR करके ये भी बोलते हैं, कई बार कई जगहों पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, टोटल आउटले मेथड। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज टोटल आउटले मेथड। इट्स ऑल्सो गिवन बाय, पूरा चैप्टर ये एल्फर्ट मार्शल का है, तो कई बार स्पेसिफिकली पूछा हुआ है कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज मेंशन्ड बाय, तो आपको सीधे सीधे वहां भी क्या ही टिक करना है, एल्फर्ट मार्शल। एक, अभी ये मेथड समझे जाएंगे, पहले पता हो एटलीस्ट की 4 मेथड्स है कौन से। नंबर 2, ये पहले वाले को इंपॉर्टेंट रखना, एमसीक्यू है, परसेंटेज मेथड। नंबर 3, ज्योमेट्रिक मेथड, नजर बना के रखना, इसे बोलते हैं पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, तो ये भी एक एमसीक्यू है हमारा, पॉइंट मेथड। देन 4th इज आर्क मेथड। इन मेथडों के बारे में धीरे धीरे करके डिस्कस होगा, फिलहाल तो आपको नाम पता हो कि हमें ये 4 मेथड्स होते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज टोटल आउटले मेथड एंड इट्स ऑल्सो गिवन बाय एल्फर्ट मार्शल। एटलीस्ट इतना तो पता हो पहले। चलिए जी, पहले थोड़ी सी मुझे चीजें बताइए, क्योंकि सीख के आगे बढ़ना है, चाहे कम पढ़े लेकिन आना चाहिए। चलिए फटाफट से बताइए, परसेंटेज मेथड is a which type of activity? Quantitative or qualitative? Quantitative, right? Quantitative method. And price elasticity of demand is given by Alfred Marshall. Alfred Marshall. चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, पहले क्वेश्चन, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंज बाय 75% and demand is changed by 51%. It is a case of inelastic, डिमांड की रिस्पेक्ट कम आई है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस चेंज बाय 3% एंड डिमांड ऑल्सो चेंज बाय 3%। यूनिटरी, दोनों का इक्वल रेशियो है। नेक्स्ट वन, प्राइस चेंज बाय 23% एंड डिमांड चेंज बाय 35%। डिमांड का रिस्पेक्ट ज्यादा हुआ है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, कितने मेथड्स लिखवाए गए हैं? 4। पहली वाली का नाम बताइए। Total एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज Total outlay method. ठीक है जी, इट्स ऑल्सो गिवन बाय। Alfred Marshall. नेक्स्ट वाली का नाम बताइए। Percentage method. थर्ड वाली का, Geometric method. और fourth वाली का? Point method. ठीक है, आर्क मेथड, लास्ट वन। अब हम पहले एक एक करके इनको सीखेंगे। चलिए म्यूट कर लीजिए, अब हम ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड देखते हैं। भाई देखो, इसमें ना ये मेथड जो है 3 क्वेश्चन सिखाएगा अभी आपको। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में बेसिकली आपको 3 क्वेश्चनों पे बात करनी है। एक छोटी सी टेबल रहेगी, हालांकि ये टेबल वेबल आपको याद नहीं करनी है, आपको इसमें रिलेशनशिप सीखने हैं जो आपको क्वेश्चंस दे देंगे। प्राइस, 3 प्रकार की चीजें होंगी, 3 क्वेश्चंस होंगे ये, प्राइस, क्वांटिटी, और एक बार फिर से सुन लीजिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर निकलता है इट्स P इंटू Q, प्राइस इंटू क्वांटिटी। बात को जरा समझिएगा ध्यान से। T इज इक्वल टू P इंटू Q मैंने क्या लिखा, बिल्कुल सिंपल बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आप ऐसे 5 पेन मार्केट से खरीद के लाए हैं, एग्जाम आने वाले हैं, चलो पेन खरीद लेते हैं। 5 पेन खरीद के लाए हो, 5 रुपए का एक पेन है, तो टोटल में कितने रुपए खर्च हो गए आपके? 25। तो कैसे निकाला आपने? 5 इंटू 5, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा कैसे कैलकुलेटेड होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, और अभी जो मैंने आपको इलास्टिक इनलास्टिक चेक करना सिखाया, इसके लिए अवेयर रहिएगा बहुत ध्यान से। रिलेशनशिप मैंने आपको चेक करना सिखाया, दोनों आप डायरेक्ट, 1 अप 1 डाउन, इनडायरेक्ट, ये सारी चीजें अब इस मेथड में यूज होंगी। यहां लिखूंगा भाई मैं इलास्टिसिटी,
मान लीजिए सर, 2 आप रुपए बात प्राइस कितने पे हैं? कोई बंदा 4 क्वांटिटी खरीदता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। 2 रुपए प्राइस पे कोई बंदा 4 क्वांटिटी खरीदता है तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया उसका 8 रुपए। बाजार में प्राइस हो गया 1 रुपए और उन भाई साहब ने खरीदे 8 पीसीस। अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 8। बुद्धि का करो इस्तेमाल। टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी 8 रुपए था और अब भी 8 रुपए है, मतलब मार्केट में कोई भी फ्लैक्चुलेशन नहीं हुआ। मार्केट में कोई भी फ्लैक्चुलेशन नहीं हुआ, और ना फ्लैक्चुलेशन होने के केस को बोला जाता है एडी इज इक्वल टू 1। इट्स कॉल्ड यूनिटरी। बिकॉज, ध्यान दीजिएगा, अभी और समझा रहा हूं इसमें क्योंकि ये डीप है। बिकॉज प्राइस चेंजेस बट टीई रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखिए ये यूनिटरी और कैसे पता लगा सकते हैं। प्राइस 2 से 1 रुपए हुआ, बेटा कितना परसेंट फॉल हुआ? परसेंट 50%, आधा हो गया ना। 2 से 1 कितना प्रतिशत फॉल हुआ बेटा? 50%। क्वांटिटी 4 से 8 ट्वाइसली 50% बढ़ गया। तो बेटा दोनों रेशियो बराबर, यही तो पढ़ा है, क्या ही कॉल्ड होता है? यूनिटरी। और लेकिन आप इस सेंस में जरूर रहिए, व्हेन द प्राइस चेंज बट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, मतलब कोई फ्लैक्चुलेशन नहीं हुआ एक्सपेंडिचर में, पहले भी 8 रुपए था अब भी 8 रुपए है, तो यूनिटरी, नो फ्लैक्चुलेशन, यूनिटरी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, 2 पे 4, टोटल एक्सपेंडिचर 8। 1 रुपए पे बंदे ने 10 पीसेस खरीदे, अब हो गया 10 रुपए। ठीक है जी। प्राइस जो है 2 से 1 हुआ, नीचे चले गया, तो ये हो गया हमारा, नीचे एरो कर दिया मैंने। टोटल एक्सपेंडिचर 8 से 10 हो गया, ये ऊपर चले गया। बेटा 1 डाउन 1 अप, इट्स इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। तो जब भी प्राइस और ईडी के बीच, और प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशनशिप हो, तो ईडी इज ग्रेटर देन 1, इट्स कॉल्ड इलास्टिक। इट्स कॉल्ड इलास्टिक बिकॉज टीई, अभी समझेंगे दोबारा, एंड प्राइस शोज इनडायरेक्ट। यहां से क्वेश्चन होते हैं इनके रिलेशनशिप से। अब दूसरा लॉजिक, 2 से 1 हुआ 50%, लेकिन 4 से 8 हुआ, ये मोर देन 50% बढ़ा है यार, ध्यान लगाओ। 4 से 8 मोर देन, सॉरी 4 से 10 हुआ, 8 होता तो 50%, ये मोर देन हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है डिमांड उसकी रिस्पेक्ट में प्राइस की। तो ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया कि बहुत ज्यादा उसकी रिस्पेक्ट में क्वांटिटी बढ़ना, इलास्टिक। और दूसरा इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, ये वाला जरूर ध्यान रखना है, यहां से बुक के पीछे एमसीक्यू है, तो इलास्टिक। नेक्स्ट केस अभी याद करवाऊंगा मैं, पहले तीनों को समझ लीजिए, शॉर्ट तरीका भी है इसका। 2 पे 4, 1 रुपए पे बंदे ने 5 पीसेस खरीदे भैया, प्राइस डाउन, टोटल एक्सपेंडिचर भी डाउन, दोनों एरो नीचे, इट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, सेम डायरेक्शन, लेस देन 1, इट्स कॉल्ड, ध्यान रखिएगा, इनइलास्टिक, शोज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन पी एंड टीई, यानी कि टोटल। सुनो मेरी बात, टोटल एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन कैसे बनता है? व्हेन द प्राइस चेंज, एक सेंस को याद रख लीजिए, व्हेन द प्राइस चेंज टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हुआ, इट्स कॉल्ड यूनिटरी। एक याद रख लीजिए, बस एक, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इलास्टिक। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इलास्टिक, तो इतना तो कॉमन सेंस हो गया कि डायरेक्ट रिलेशनशिप इन इलास्टिक, बात हो गई खत्म। अरे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इलास्टिक हो गया, तो डायरेक्ट में क्या हो गया? इन इलास्टिक। और अपना नहीं चेंज हो रहा एक्सपेंडिचर में, तो भैया क्या बोल दो? अपना यूनिटरी बोल दो। अब हम इसको शॉर्टली आपने नजर रखी, और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी है, दोबारा सुन लीजिए। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इलास्टिक कॉल्ड कर दो, डायरेक्ट में इन इलास्टिक, सॉरी रिपीट करते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इलास्टिक, उल्टा कर दो इसका, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप इन इलास्टिक, और बाकी कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है 8, तो अपना यूनिटरी हो गया। अब एक बार इसको आंख बंद करके, मतलब इन सेंस आप ऑब्जर्व करें, और हम डिस्कस करते हैं एक बार फटाफट से। चलिए बताइए फटाफट से, जल्दी आइए। ध्यान से सुनिएगा बेटा, प्राइस इंक्रीजेस, ध्यान से सुनिएगा, प्राइस इंक्रीजेस देन टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस। व्हाट कैन यू से अबाउट द इलास्टिसिटी? हाँ, क्योंकि आप ऐसे सीखिए, प्राइस ऊपर, एक्सपेंडिचर भी ऊपर, इट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि इन इलास्टिक। ठीक है, चलिए अब दोबारा सुनिएगा, प्राइस ऊपर, टोटल एक्सपेंडिचर नीचे,
अब Elastic. ये क्या है? Elastic. इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इन इलास्टिक. प्राइस चेंजेस बट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेनिंग कांस्टेंट. Unitary elastic. बस बात खत्म, कुछ था ही नहीं भाई. चलिए आगे चलते हैं, म्यूट हो जाइए. सेकंड मेथड का नाम, चारों मेथड के नाम मैं आपको याद करवा चुका हूं. सेकंड मेथड का नाम है, ये बहुत छोटा सा है, जल्दी से देख लीजिए, इसमें से वैसे भी कुछ पूछता नहीं है. परसेंटेज मेथड. ये हमने छोटी क्लासेस में 11th 12th में जब भी आप इको पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपका आता है, तो बहुत ही बेसिक रहेगा थोड़ा सा. हमने ये बात अच्छे से सीखी हुई है कि भाई देखो, डिमांड में चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. भाई डिमांड चेंज होता है प्राइस की रिस्पेक्ट में, बस इतना हमें पता होना चाहिए. इस फॉर्मूले से कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये होता है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल बन गया कि भाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 10%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 5%, 10/5, 2 कर दो. 2 जो आ रहा है वो मोर देन 1 आ रहा है तो इलास्टिक लिख दो साइड में, बात खत्म. बस इतने इतने से बेसिक है. फिर इसका एक दूसरा क्वेश्चन आपको याद होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूं अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ये फॉर्मूला delta Q into P, delta P into Q. Q is stand for quantity and P is stand for price, and delta का मतलब होता है चेंज, जो कैलकुलेट होता है Q1 माइनस Q, न्यू माइनस ओल्ड. क्वेश्चन में दिया जाता था, छोटी क्लास को थोड़ा सा याद करो, यहां पर इतना है नहीं है, इसलिए बहुत कम ही है ये मॉड्यूल में भी. ठीक है जी, खत्म. ये हमारे फॉर्मूले को थोड़ा एक बार देख लीजिए, 1 मिनट का पॉज ले लीजिए, इसको पहले देख लीजिए कि ज्यादा ही जल्दी ना हो. देन थर्ड मेथड देखते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड, जो आपको 5-7 क्वेश्चन देना शुरू करेगा. 4 मेथड्स के नाम मैंने आपको याद करवाए थे, टोटल एक्सपेंडिचर, परसेंटेज, देन ज्योमेट्रिक मेथड. ज्योमेट्रिक मेथड को हमने ब्रैकेट में लिखा था परसेंटेज मेथड, ओ सॉरी पॉइंट मेथड. तो थर्ड इज ज्योमेट्रिक मेथड, पॉइंट मेथड. ठीक है जी, अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत आराम से. इसमें आपके पास एक ऐसा कुछ ग्राफ है, 5-7 MCQ देगा, बहुत अच्छे से देखना भाई. क्वांटिटी कुछ इस प्रकार की एक लाइन है, इसको नाम दिया मैंने A B. इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली, इस मेथड का ध्यान से समझना, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट. लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट. इस लाइन का कुछ मिड पॉइंट यहां बनेगा अप्रॉक्सली. ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इजी है. अगर आपने हल्का सा भी कंसंट्रेशन लूज करा तो ये दिक्कत देगा, वरना बहुत इजी कंसेप्ट है. इसका मिड पॉइंट कुछ बना यहां पर, इसको मैंने नाम दिया एस का. कुछ भी दे सकते हैं, वैसे बनाने का तो पेपर ही नहीं है, एमसीक्यू क्या है वो फोकस करेंगे. यहां एक पॉइंट बनाया, इसको नाम दिया टी का, इसका नाम दिया आर, जो भी समझ में आ रहा है. ठीक है, आप बोर्ड को ध्यान से देखिए, 5 पॉइंट्स डेवलप हुए, यानी कि 5 एमसीक्यू. पॉइंट ए, पॉइंट टी, पॉइंट एस, पॉइंट आर एंड पॉइंट बी, 5 पॉइंट डिस्कस हुए. ठीक है जी, अब वो पूछ रहा है इन 5 पॉइंटों पर इलास्टिसिटीज क्या होंगी. इन 5 पॉइंटों पर इलास्टिसिटीज क्या होंगी. सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं पॉइंट एस को. देखो फॉर्मूला लिखा है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट. आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए, आप वैसे सारे के सारे सीएमए फाउंडेशन में मैथमेटिक्स भी होती है आपके पास में, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल वे में बात करता हूं. आप पूरी इमेजिनेशन कर लीजिए कि ये पूरी लाइन जो है वो 10 सेंटीमीटर की है. आप एक छोटी सी इमेजिनेशन कर लीजिए कि ये पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर की है, 10 की. पॉइंट एस का निकाल रहे हैं, तो बेटा ध्यान देना, पॉइंट एस का लोअर सेगमेंट जो होगा वो एस बी होगा, यहां तक का, अपॉन फॉर्मूला लिखा पड़ा है ऊपर, अपर सेगमेंट ऐसे. पूरी लाइन 10 की है और एस इसका मिड पॉइंट है. एस इसका कौन सा पॉइंट है, मिड.
तो बेटा एस बी की हाइट कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, और एस ए की हाइट भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। 5/5 कट के कितना आएगा 1, तो 1 आता है ईडी, तो इस कॉल्ड यूनिटरी, जो अभी पहले वाले में पढ़ाया गया। एक पॉइंट मैंने आपको डिस्कस करवा दिया है कि एस का निकाला हमने कुछ ऐसे, ठीक है जी। तो एस पॉइंट पे ईडी इज इक्वल टू 1, यूनिटरी। अब ध्यान से देखिएगा, अब बात करेंगे पॉइंट टी की। पॉइंट टी का लोअर सेगमेंट टी बी होगा, पॉइंट टी का लोअर सेगमेंट टी बी अपॉन अपर सेगमेंट इतना टी ए। बेटा पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर की है, तो टीबी की हाइट कुछ 8 सेंटीमीटर और टीए की 2, 8/2 कट के 4। 4 जो है वो 1 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 1, इट्स कॉल्ड इलास्टिक। सिंपल है जी। अब आ जाइए, पहले टी का यहां लिख देते हैं कि भैया देखो पॉइंट टी पे ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इट्स कॉल्ड द इलास्टिक। पॉइंट आर को डिस्कस करते हैं। पॉइंट आर का लोअर सेगमेंट जो होगा ये दिख रहा है आपको, आर बी डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट आर ए। भाई आर बी की हाइट कुछ 2 सेंटीमीटर और आर ए की हाइट कुछ होगी 8 सेंटीमीटर। 2/8 इट्स पॉइंट में जा रहा है, यानी कि लेस देन 1 हो गया, ठीक है जी। इन इलास्टिक समस्या पे आपको अभी जब हम डिस्कस करेंगे तब देख लेंगे, लेकिन होनी नहीं चाहिए। मैं बहुत स्लो करवा रहा हूं, जो चीज स्लो की है वो मैं स्लो ही करवा रहा हूं आपको। ED is less than 1, it's called the inelastic. Point number R, पॉइंट नंबर ए बेटा, सॉरी, पॉइंट नंबर ए। कॉर्नर्स पॉइंट डिस्कस होंगे, ये वाला पॉइंट ए। तो ध्यान से देखिएगा, पॉइंट ए का लोअर सेगमेंट पूरा ए बी, पूरा ए से उसके नीचे वाला सेक्शन ए बी, पूरा लोअर। अपर देखो, ए से ऊपर कुछ है ही नहीं, लाइन ही खत्म है, तो नीचे 0। बेटा अपॉन 0 पे बेटा मैं क्या लिखता हूं यार, इन्फिनिटी। अब मैंने बोला ना, इतनी मैथ्स आपसे एक्सपेक्ट की जा सकती है। परफेक्टली इलास्टिक। इन्फिनिटी के केस को क्या बोला जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक। और यहां लिखा जाएगा इन्फिनिटी, और यहां थोड़ा सा स्पेस कम है, लेकिन आप समझते रहिएगा, परफेक्टली इलास्टिक। पॉइंट बी को डिस्कस करेंगे। पॉइंट बी का लोअर सेगमेंट देखो, बी से नीचे लाइन खत्म है, कुछ नहीं है, 0 अपॉन अपर सेगमेंट बी ए अपॉन 0, ऊपर 0 होता है तो 0 आएगा, इट्स कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है जी, 5 हो गए ये पॉइंट्स, और इस पे अब शुरू करेंगे। ध्यान से समझिएगा क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली ये हो गया हमारा परफेक्टली। देखो कहानी बिल्कुल सिंपल थी, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, 10 सेंटीमीटर की लाइन को इमेजिनेशन करते जाइए और कार्यक्रम को अंजाम देते जाइए। ठीक, ये बोर्ड पर है आपके। अब एक बार हम इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं यहां से भी। तो आइए और बताइए जल्दी जल्दी से। भाई पहले ये बताओ, हालांकि मैंने जानबूझ के इसको भी बोर्ड पे रखा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है ये, तो आपको अच्छे से आ जाए। तो आप कोशिश कीजिए कि बिना देखे बताने की। फॉर्मूला क्या है बेटा ज्योमेट्रिक मेथड का? लोअर सेगमेंट लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ठीक है, अब 5 से 6 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होती है? नंबर 1 आता है वहां पर। लॉजिक भी पता हो, क्योंकि उसका लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। 2 पॉइंट हो गए आपके, 2 एमसीक्यू हो गए। ठीक है जी, तीसरा सुनिए, वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट पे, इंटरसेप्ट शब्द का मतलब होता है टच करना। ए पॉइंट ये रहा, यानी कि वाई एक्सिस है भाई, ये पूरा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट पे द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी क्या दिख रही है आपको? इन्फिनिटी परफेक्टली इलास्टिक। 3 हो गए जी। ठीक है, एक ग्राफ है और बहुत सारे क्वेश्चन देगा। एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट पे परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक यानी कि 0।
ठीक है, 4 हो गए। अब पांचवा सुनिए। पांचवा ये होता है, डीपली सुनना पहले ध्यान से। बंदा बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग आने पर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आने पर, द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी विल बी कंटिन्यूसली फॉलिंग। ये टिक होता है। देखो भाई, इन्फिनिटी, ग्रेटर 1, इक्वल, फिर लेस 1 हो गया एंड 0। वैल्यू कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है? बताइए क्या होती जा रही है? डाउन। तो बस ये क्वेश्चन Down. होता है, कम होती जा रही है। पांचों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, यही इस पे रहते हैं थोड़े से। और अब जो है आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं क्योंकि हमें बिल्कुल क्वेश्चन सही बताने हैं। ये जो मैं गोले कर रहा हूं, यूनिटरी, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, इन तीनों के कर्व की वो बताता हूं फिगर कि क्या होती है कर्व, क्योंकि एमसीक्यू इन्हीं से पूछता है, तो उस पर फोकस करेंगे। चलिए म्यूट कर लीजिए और अब इसको डिस्कस करते हैं। हम पहले इन दो को डिस्कस करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, और इधर आ गया हमारा भाई परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है जी। मैं फिर बता रहा हूं, जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको जरूर याद होगा कि मैंने हमेशा इलास्टिक के टाइम पे अब से हाथों को स्ट्रेच करके सिखाया है। रीजन इज दैट कि आपके दिमाग में ये बातें पंच हो जाएं कि भाई स्ट्रेचेबल का मतलब जो होता है इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब जो है डिमांड ऐसे स्ट्रेच होती जा रही है, मुझे नहीं पता कहां स्टॉपल होगा। ठीक, तो कर्व जो होता है इस केस में वो होता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इट मींस द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो कर्व होगा कुछ ऐसा होगा इनइलास्टिक के केस में। ये डिमांड जाती जा रही है, स्ट्रेच होती जा रही है, मुझे नहीं पता कहां स्टॉप होगी भाई। परफेक्ट तरीके से इलास्टिक खिंचती जा रही है। तो ये हुआ हमारा परफेक्टली इलास्टिक। तो इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक द डिमांड कर्व विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्वेश्चन है। ठीक, अब परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में नाम में ही लिखा हुआ आ रहा है उसके, इनइलास्टिक, फ्लैक्चुलेट नहीं होगा भाई। और परफेक्ट का मतलब बिल्कुल फ्लैक्चुलेट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। डिमांड अपनी जगह स्टेबल रहेगी। ध्यान से देखिएगा बोर्ड को। प्राइस P1 था, P2 हुआ, P3 हुआ, मे बी P4 हुआ, प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी जगह पे स्थिर हूं, कोई फ्लैक्चुलेशन नहीं है। परफेक्टली इन इलास्टिक, पैरेलल टू y एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन। लीजिए, ये दो आपके परफेक्ट के एमसीक्यू होते हैं। अब एक बचा हमारा यूनिटरी का, ध्यान से समझिएगा। यूनिटरी के केस में हमारा जो है डिमांड और प्राइस में इक्वल रेशियोज में चेंज होता है। मैंने अच्छे से बताया था यूनिटरी के केस में डिमांड और उसके दोनों के रेशियोज में कैसा चेंज होता है, इक्वल रेशियोज में। तो ED इज इक्वल टू 1 का जो ग्राफ होता है यूनिटरी के लिए, ध्यान देना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये भी क्वेश्चन है। प्राइस क्वांटिटी बनाने का तरीका, हालांकि बनाने को तुम लोगों को तो नहीं आने वाला पेपर में। ED इज इक्वल टू 1, इट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो कई बार पूछता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व कब होता है भाई, जब ED इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आपने थोड़ी सी मैथमेटिक्स को ध्यान से पढ़ा हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा ग्राफ होता है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एलिमेंट्स को एक इक्वल डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जितना चेंज वाई एक्सिस प्राइस में है उतना ही चेंज एक्स में है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्राइस और क्वांटिटी है। चलिए 2-3 चीजें बताइए फटाफट से, फिर देखते हैं आगे। इसके डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। फटाफट बताइए, इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना भाई। परफेक्टली इनइलास्टिक, व्हेन द ED इज 0 द डिमांड कर्व विल बी,
vertical, वर्टिकल होता है, ठीक है जी। और इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक, horizontal, हॉरिजॉन्टल, प्राइस ऐसे मतलब स्टेबल रहता है, डिमांड खिंचती चली जाती है। और इन केस ऑफ ईडी इज इक्वल टू 1, rectangular angular hyperbola, चलिए Rectangular वेरी गुड। hyperbola. अब हम डिस्कस करेंगे आगे, ध्यान से सुनिएगा। 3 स्लॉट्स बता रहा हूं, बहुत बारीकी से देखना। अभी मेरे को जो बच्चे डाउट्स वगैरह पूछ रहे थे मॉक टेस्ट वगैरह में, तो वहां पर आपको मिलेगा। बहुत सिंपल है। इसके लिए जरूरी यह है कि आपने डिमांड में नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, ये सब थोड़ा अच्छे से पढ़ रखा हो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब म्यूट हो जाइए, देखिएगा। 3 टॉपिक्स रहेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको मैंने पढ़ाया है और मैं जानबूझ के पहला वाला दोबारा बता रहा हूं आपको, ताकि आप ये 2 बाकी के जो स्लॉट खाली पड़े हैं इनको आराम से फिल कर पाए, ठीक है जी। एक होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक होगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अवेयर रहिएगा, दिक्कत दे देगा वरना। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है जी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सुनते जाइए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इतना बड़ा डिस्कशन करा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है बेटा, वो क्या बोल रहा था कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। तो मैंने बेटा इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे नहीं लिखी थी अभी थोड़ी देर पहले। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, किसकी वजह से, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये लिखी मैंने डेफिनेशन, और आपको ये पढ़ाकर मैं यहां तक लेकर आया हूं। परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, बेटा प्राइस की बात हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको ये भी डिस्कस करवाया, डेल्टा क्यू इंटू पी, डेल्टा पी इंटू, बहुत तेज करा है मैंने क्योंकि ये मैं करवा चुका हूं। ये बाकी 2 आपको 4 एमसीक्यू देंगे, और ध्यान देना पूछा कोई एक ही गया है 4 में से। पढ़ो नाम को ध्यान से। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। इनकम के चेंज होने से भी तो डिमांड चेंज होती है, कल पढ़ा था नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। तो भाई ये है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आता है। ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन क्या बनी, सुनिएगा ध्यान से। इट इज अ, हल्का सा मॉडिफाई कराएंगे, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन, किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड, ड्यू टू, पर इस बार चेंज किसकी वजह से होगा, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। बेटा प्राइस की जगह क्या वर्ड यूज हो जाएगा, इनकम, क्योंकि इट्स कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब जब फॉर्मूला बनाएंगे इसका, ईडी, और कोने में वाई लगाएंगे, इनकम का साइन वाई होता है, कल भी बताया गया है, इनकम का साइन वाई होता है। भैया देखो डिमांड चेंज हो रही है, यस सर चेंज हो रही है, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी। भाई किसकी रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, इनकम, परसेंटेज चेंज इन इनकम। प्राइस की जगह क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं अब, इनकम। फॉर्मूला आगे कैसे चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा क्यू इंटू, बोर्ड पहले वाले स्लॉट को देखिए, पी की जगह वर्ड यूज होगा वाई, क्योंकि इनकम आ गया। पी की जगह क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, वाई। डेल्टा पी की जगह क्या यूज करूंगा, डेल्टा वाई इंटू क्यू। फॉर्मूले के आगे सुनते जाइए, प्लस और माइनस, फॉर्मूले के आगे प्लस और माइनस 2 साइन डिनोट होंगे। अगर इनकम इलास्टिसिटी प्लस में आती है, पॉजिटिव आती है, तो मतलब गुड्स जो रहा होगा वो कौन सा रहा होगा, नॉर्मल। कल की क्लास, व्हेन द इनकम इंक्रीज देन डिमांड इंक्रीज, इट्स कॉल्ड नॉर्मल गुड्स, इट शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो मतलब यहां पर कौन से गुड्स की बात हो रही है, नॉर्मल। ये बातें पूछी हुई हैं क्वेश्चनों में। और बेटा क्लियर हो रखा है, नेगेटिव आ रहा है अगर आंसर, मतलब आंसर तो आएगा नहीं, वो सिर्फ इतना ही पूछता है कि इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, ठीक है। तो भाई गुड्स है इंफीरियर, क्यों है, क्योंकि इंफीरियर में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता था, 1 अप 1 डाउन, इनवर्स, इनडायरेक्ट, नेगेटिव, बात खत्म। अब
ये बस ये दो थे नीचे जो मेन, बहुत सिंपल चीजें हैं। प्राइस की जगह इनकम लगाया मैंने बस, और इनकम के केस में दो गुड्स हैं और उससे नीचे दो क्वेश्चंस आ गए। फिर से नाम पढ़ते हैं, चलिए तीसरे वाले स्लॉट को सीखते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कौन से भाई साहब? डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इफेक्ट समझते हैं। यहां पर बात हो रही है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, यहां पर बात हो रही है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री की। भाई देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स आपको कल बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब हमने क्या बताया था कि इट शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, टी का प्राइस बढ़ गया, चाय अभी भी हाथ में ही है, चाय के रेट्स बढ़ गए तो आज से चाय नहीं कॉफी पियेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्रॉस इफेक्ट नहीं है। चाय का रेट बढ़ा, साला डिमांड चेंज हो गया कॉफी का, क्रॉसली इफेक्ट्स है। ठीक है, प्राइस अगर एक्स का चेंज होता है, डिमांड वाई का चेंज होता है, इस टाइप की चीज है क्रॉस। समझ रहे हो? सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसकी डेफिनेशन कुछ जो है इस प्रकार होगी, ध्यान से देखिएगा। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्यूडी। किसकी क्यूडी चेंज हुई है? एक्स की। लेकिन प्राइस किसका चेंज हुआ होगा? वाई का, यानी कि टी एंड कॉफी, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रैकेट में वाई। इस भाई साहब को मैंने क्या कॉल्ड करवाया? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला बनाने का ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई लिख रहा हूं क्योंकि दो लोग मिक्स हो रहे हैं। परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, बेटा किसका क्यूडी चेंज हुआ? एक्स का। बेटा प्राइस किसका चेंज हुआ? वाई का। परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाई। ये एक्स से ऊपर वाला ध्यान दीजिएगा। जब हम नीचे बनाएंगे फॉर्मूला, अवेयर रहिएगा, डेल्टा क्यू इंटू पी, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा पी इंटू, और यहां पर क्वांटिटी किसकी बात हो रही है बेटा? ऊपर देख सकते हैं क्वांटिटी एक्स, तो क्वांटिटी के कोने कोने पे मैंने एक्स लगा दिया। प्राइस वाई, प्राइस के कोने कोने पे मैंने वाई लगा दिया। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। बनाने की ट्रिक पे ध्यान दीजिए, वरना आप रट्टा ही मारते रह जाएंगे। अब फॉर्मूले के आगे यहां भी भैया प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। प्लस अगर पॉजिटिव आ रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी, तो मतलब डायरेक्ट रिलेशन रहा होगा। और भैया डायरेक्ट रिलेशन कौन से गुड्स में रहता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स में। बोल दो अब नहीं पढ़ाया, तो आप एक चीज समझ जाइए कि पीछे का जरूर दिमाग में रख के आगे आइए, तभी आपका कुछ हो पाएगा इसमें, क्योंकि पीछे की चीजें आगे यूज होती है पूरी इको में। नेगेटिव आ रहा है भाई साहब हमारा, नेगेटिव का मतलब इनवर्स होता है। अरे भाई ये तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है जी, 1 मिनट का समय है, आप बोर्ड को ध्यान से देख लीजिएगा। ये पॉजिटिव और ये सब, ये 4 क्वेश्चन है आपके। चलिए अब बताइए थोड़ा सा, ये भी मैं बोर्ड पे रख रहा हूं क्योंकि बहुत स्ट्रांग क्वेश्चंस है, तो आपको आने चाहिए, इसलिए बोर्ड पे ही रखा हुआ अभी। बताइए चलिए, अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है व्हेन द इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, तो विच टाइप ऑफ गुड्स? ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इनकम है तो इंफीरियर लगेगा, ठीक है। और इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, नॉर्मल। नॉर्मल। और क्रॉस इलास्टिसिटी की जब बात करेंगे तो दो लोग होंगे वहां पर, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। अगर द वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, तो विच टाइप ऑफ गुड्स? और क्या कहते हैं आपका नेगेटिव है तो क्रॉस इलास्टिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड। बहुत सिंपल है, फॉर्मूले पे नजर रख लीजिए, सिंपल है यार। इनकम के लिए पी हटा के वाई लगाया, बाकी सेम फॉर्मूला उधर था क्रॉस में, क्वांटिटी के लिए एक्स एक्स लगाया और प्राइस के लिए वाई वाई लगा दिया। ठीक है जी, चलिए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, वो भी जल्दी से। दुनिया में सुनते जाइएगा, दुनिया में किसी भी चीज की डिमांड या तो इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी, या तो इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी। ये इलास्टिक इनइलास्टिक के कंसेप्ट दुनिया के हर कोने में काम आता है कि आपको पता हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। डिटर्मिनेंट्स, और इसको ऑब्लिक करके ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किन चीजों की डिमांड इलास्टिक होगी और किन चीजों की डिमांड इनइलास्टिक होगी, हमें यह बताना है। सबसे पहले
फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रेचेबल होता है तो कॉल्ड होगा इलास्टिक, अदरवाइज कॉल्ड होगा इन इलास्टिक। ज्यादा स्ट्रेचेबल नहीं हो रहा तो इन इलास्टिक। तो अपने आसपास आप जहां पर भी होते हैं, अभी जहां पर भी बैठ के आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हमें उन्हीं चीजों में ऑब्जर्वेशन करनी है कि ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। ठीक है, हर जगह काम आता है जब भी आप कहीं पर भी हो। पहला पॉइंट होता है इसमें नेचर ऑफ द कमोडिटी, ध्यान से समझिएगा। दो चीजें होंगी इसके अंदर, कुछ नेसेसरी गुड्स होते हैं, सुनते जाइएगा पहले, लाइक जो तुम्हें और मुझे रोज चाहिए होते हैं, रोज की यूजेस के हैं, टेक्स्ट बुक, नेसेसरी गुड्स, वाटर, वेजिटेबल, उतने एग्जांपल लिख रहा हूं जो कभी ना कभी ऑप्शन में बने हुए हैं, सॉल्ट, वेजिटेबल, सॉल्ट, मेडिसन, मैच बॉक्स, ETC। ये सारे प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है। लॉजिक पे बातें करेंगे। इनके प्राइस चेंज होने से इनके डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आते, मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं आते, हल्की फुल्की स्ट्रेचेबल होती है। ज्यादा स्ट्रेच होगा तो इलास्टिक बोलोगे ना। चलिए लॉजिक पे बात करते हैं। आप सबने टेक्स्ट बुक खरीद रखी है, अब टेक्स्ट बुक पे 20% ऑफ आ गया तो क्या दोबारा खरीद लेंगे? सर क्यों खरीदें, एक है वो नहीं पढ़ी जा रही, दूसरी क्यों खरीद लें? अगर हम नॉर्मल बात करें तो भाई प्राइस चेंज हुआ है लेकिन डिमांड में ज्यादा फ्लैक्चुलेशन नहीं हुआ, और ज्यादा फ्लैक्चुलेशन ना होने के केस को क्या बोला जाता है? इनइलास्टिक। मिस्टर केजरीवाल ने पानी सस्ता करवा रखा है तो क्या पब्लिक ने उसकी डिमांड बढ़ा दी? जितना यूज में है भाई उतना यूज करेंगे, इनइलास्टिक। सब्जियां थोड़ी सी सस्ती हो गई तो मे बी पॉसिबल हम 1 kg टू 2 kg पे शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाने वाले, क्योंकि हमें पता है, वर्ड सुन लीजिए, इट इज अ पेरिशेबल, सड़ जाती है, ज्यादा दिन तक हम स्टोर नहीं कर सकते। प्राइस कम हुआ जो भी हुआ लेकिन डिमांड में ज्यादा फ्लैक्चुलेशन नहीं हुआ, इसको ये इनइलास्टिक। सॉल्ट का डब्बा थोड़ा सा सस्ता हो गया, मेडिसिन थोड़ी सी सस्ती हो गई, तो यार अगर मैं फिट हूं तो मैं क्यों लूं मेडिसिन रेट कम होने पर भी? तो प्राइस चेंज लेकिन डिमांड में फ्लैक्चुलेशन नहीं है। सॉल्ट 1 पैकेट से 2 पैकेट, तो नेसेसरी जितनी भी चीजें हैं प्राइस चेंज होने से उनकी डिमांड में कुछ ज्यादा स्ट्रेचेबल अमाउंट नहीं देखा जाता है, स्ट्रेच नहीं होती उसकी डिमांड ज्यादा, तो ज्यादा स्ट्रेच ना होना इनइलास्टिक, पहला पॉइंट। इसी के अंदर एक होगा लग्जरी गुड्स। जब भी लग्जरी गुड्स की बात आए आप याद रखिए कार, टीवी, एसी, ETC, इनकी डिमांड इलास्टिक होती है। दिवाली के टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर कुछ % का डिस्काउंट लगा दिया जाता है। दोबारा सुन लीजिए, दिवाली के टाइम पर, अभी रिसेंटली दिवाली के टाइम पर मैं एक दिन यहां से शाम को जा रहा था तो यहां लाइन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो ऐसे भीड़ लगी पड़ी थी जैसे फ्री बट रहा हूं। तो भाई सीधी सी बात है, उन्होंने थोड़ा सा रेट कम कर देते हैं, पब्लिक बहुत तेजी से डिमांड बढ़ाती है और इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते। तो बहुत तेजी से प्राइस कम, बहुत तेजी से डिमांड स्ट्रेचेबल हो रही है, बहुत तेजी से स्ट्रेचेबल होने के केस को क्या बोला जाता है? इलास्टिक। सिंपल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम में रेट्स कम होने पे लोगों में एक्साइटमेंट ज्यादा होती है, डिमांड बहुत तेजी से फ्लैक्चुलेट होता है। पहला पॉइंट कि ऐसे ऐसे मार्केट में चीजें ये वर्क करती हैं। पॉइंट नंबर 2, ध्यान से रहिएगा, पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में आएगा आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। जिन चीजों के मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, जैसे अवेलेबल सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं हमारे, जब सब्स्टिट्यूट हमारा अवेलेबल हो, किन चीजों के होते हैं भाई? देखो टी कॉफी, पेप्सी कोक, इनकी जो डिमांड होती है वो होती है इलास्टिक। लॉजिक पे बात करें, चलिए आज टी के प्राइस बढ़ गए तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप ही हमने कल पढ़ा है, बार बार पढ़ा है। चाय के रेट्स बढ़ गए तो मैं नहीं पी रहा चाय, आज से कॉफी पियेंगे। तो बेटा दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर दो, ये जो कॉफी की डिमांड बढ़ी है बहुत ज्यादा बढ़ेगी या हल्की फुल्की बढ़ेगी? अरे बहुत ज्यादा बढ़ेगी भाई। कॉफी पीने वाला कॉफी पिएगा, चाय का सारा कस्टमर किस पे मूव कर गया? कॉफी पे। तो कॉफी की डिमांड में बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल आएगा या हल्का फुल्का आएगा? बहुत ज्यादा, क्योंकि सारे कस्टमर इधर आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच आने के केस को क्या बोला जाता है? इलास्टिक, क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शन है, दूसरे पे शिफ्ट हो गया और उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, स्ट्रेचेबल हो गया। ठीक, अब नॉट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, किन किन चीजों के नहीं होते भाई? देखो वाइन,
सिगरेट, टोबैको, ड्रग्स, ईटीसी। भाई देखो, जिसको दारू पीनी है वो दारू पिएगा। प्राइस में कुछ भी होने से इसकी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आता। डिमांड में स्ट्रेच ना आने के केस को इनलास्टिक बोला जाता है। लॉकडाउन में 70% टैक्स देके भी लोगों ने खाना छोड़ के दारू पी है। तो प्राइस में चेंजेस होने से इसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, स्ट्रेचेबल नहीं हो रहा, इनलास्टिक। सिगरेट पिएगा ही बंदा, टोबैको खाएगा ही, बिकॉज इट इज अ वन काइंड ऑफ, जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, इट इज अ हैबिचुअल प्रोडक्ट। इट इज अ हैबिचुअल प्रोडक्ट। अब है ना हैबिचुअल, देखो तीसरे पॉइंट को थोड़ा जल्दी से यहीं पे खत्म करते हैं। हैबिचुअल है, भारत की जो सरकार है इस पे लगाती है टैक्स हैवी। उन्हें पता है, देखो मजाक में बात करते हैं कि ये साले छोड़ेंगे तो है नहीं, तो क्यों ना इनको लूटा ही जाए, लगाओ टैक्स। लगाना कोरोना में 70% टैक्स, क्या दिक्कत है? मुझे पता है ये हैबिचुअल है, देके ही जाएगा पैसा, और इसकी डिमांड इनइलास्टिक है, फ्लैक्चुलेट ये हो नहीं सकता, लेके ही जाना है उसने। तो किन प्रोडक्ट पे ज्यादा टैक्सेस लगता है? जिनकी डिमांड इलास्टिक होती है या इनइलास्टिक होती है? अरे सर इनइलास्टिक, जैसे दारू छोड़ेगा ही नहीं, डिमांड में फ्लैक्चुलेशन ही नहीं है, तो इनइलास्टिक पे टैक्सेशन ज्यादा लगता है। एक क्वेश्चन ये है, और ये हैबिचुअल प्रोडक्ट्स है, ठीक। वाइन, सिगरेट, अब जैसी प्रोडक्ट आएगा कोई भी वहां पर, तो आप सोचिए कि हाँ यार प्राइस चेंज होने से पब्लिक इसको बंद करेगी, फ्लैक्चुलेट होगी या नहीं होगी। तो इस टाइप में चेक करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ, next point is proportion of income spend on a commodity। जिन चीजों पे हम अपनी इनकम का पार्ट खर्च करते हैं, देखो हम जो भी पैसे कमाते हैं, या तो हम स्मॉल प्रोपोर्शन खर्च करेंगे किसी प्रोडक्ट पे, बहुत छोटा सा पार्ट सैलरी का, जैसे न्यूज़पेपर, बूट पॉलिश, टूथपेस्ट, भाई देखो इन प्रोडक्ट की डिमांड जो है इनइलास्टिक होगी। आप लॉजिक एक ही रखिए, भैया 3 रुपए पे मेरे घर में एक न्यूज़पेपर आता था, 2 रुपए का हो गया, तो क्या मैं ज्यादा खरीदना शुरू कर दूं? सब अलग अलग बैठ के पढ़ेंगे, चलो नहीं भाई उतना ही आएगा। प्राइस चेंज, डिमांड में फ्लैक्चुलेशन नहीं हुआ, क्या टिक होगा? इनइलास्टिक। बूट पॉलिश, टूथपेस्ट का डब्बा थोड़ा सा सस्ता हो गया, 10 रुपए से 8 रुपए का, तो मे बी पॉसिबल मैं एक डब्बे की जगह 2 डब्बा ले लूंगा भाई, बहुत ज्यादा फ्लैक्चुलेशन नहीं होगा, तो इनइलास्टिक रहेगा। बहुत ज्यादा फ्लैक्चुलेशन होने के केस को क्या बोला जाता है? इलास्टिक। जिन चीजों पे हम अपनी सैलरी का बहुत बड़ा पार्ट खर्च करते हैं, लार्ज प्रोपोर्शन, जैसे कि सेम है कार, टीवी, एसी, अरे भाई अभी पढ़ाया है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, दिवाली, इलास्टिक। हल्का सा रेट चेंज होने पे इनकी डिमांड में बहुत तेजी से फ्लैक्चुलेशन स्टार्ट हो जाता है, और बहुत तेजी से फ्लैक्चुलेशन स्टार्ट होने के केस को क्या बोला जाता है? इलास्टिक। चलिए आ जाइए, डिस्कस कीजिए और चलते हैं सब अपने अपने घर। चलो फटाफट से बताओ भाई, वाटर की जो डिमांड है वो इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी? इनइलास्टिक। क्यों? हाँ, तो नेसेसरी गुड्स की डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक। लग्जरी की? लग्जरी गुड की इलास्टिक। इलास्टिक होगी। भारत सरकार जो है वो टैक्स किस पे ज्यादा लगाएगी? इलास्टिक प्रोडक्ट पे या इनइलास्टिक प्रोडक्ट? इनइलास्टिक गुड। इनइलास्टिक पे ना, वाइन, सिगरेट, तंबाकू एक्सेट्रा, यस है ना। और जब मार्केट में किसी चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है तो उसकी डिमांड क्या होती है? इलास्टिक। इलास्टिक। जैसे टी एंड कॉफी, क्योंकि कस्टमर दूसरे पर मूव कर सकता है, ठीक है। जिन चीजों पर हम अपना स्मॉल रेशो खर्च करते हैं, न्यूज़पेपर, बूट पॉलिश, इनइलास्टिक, क्योंकि प्राइस चेंज होने से इनकी डिमांड में ज्यादा फ्लैक्चुलेशन नहीं होगा। देन लार्ज रेशो जिन चीजों पे खर्च करता है, इलास्टिक। जैसे कि लार्ज रेशो किन पे खर्च होता है? कार, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टीवी, एसी, लाइक समथिंग, तो इनकी प्राइस चेंज होने से इनकी डिमांड बहुत तेजी से फ्लैक्चुलेट होती है, ठीक है जी। चलिए गुड बाय, नेक्स्ट में मिलेंगे, देन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाय। यस सर, बाय थैंक यू सर। सर। थैंक्स सर। वेलकम वेलकम। सर हाँ जी, सर वो वाइन वाले में इनइलास्टिक कैसा है? कौन से वाले में?
Why Yes, not? sir. आवाज नहीं आ रही आपकी, है ना? एक बार दोबारा बोलो। सर वो वाइन और सिगरेट में डिमांड इनइलास्टिक होगा क्योंकि रेट्स जो मर्जी हो, अपन उसको डिमांड उसकी फ्लैक्चुएट नहीं होती मार्केट में, पब्लिक लेती है, और फ्लैक्चुएट ना होना इनइलास्टिक होता है। ओके ओके सर। डन। हाँ सर। सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था